प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज हम उसके लगभग अंतिम मोड़ पर हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। पिछली बार जो हमारी बात हुई थी सामाजिक तथ्यों के प्रकार के संदर्भ में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सामाजिक तथ्यों की ऊपर अभी टॉपिक हमारा चल रहा है जो कि दुर्खिम का टॉपिक था। और सामाजिक तथ्य का मतलब समझाते हुए दुर्खिम ने कहा था कि सामाजिक तथ्य जो है वो किसी भी समाज में क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका होता है जो व्यक्ति पर एक दबाव डालता है, व्यक्ति को एक पर्टिकुलर तरीके से काम करने के लिए। बड़ी बात यह है कि वो उस व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार का दबाव डालता है कि उसको इस रूप में काम करना पड़ेगा, अथवा पुनः क्रिया करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में सामान्य तौर पर पाया जाता है, और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र उसका अपना पृथक अस्तित्व जो है वो रखने में सक्षम हो। तो ये जो परिभाषा थी, इस आधार पर हम देखें तो किसी भी समाज में कोई भी काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, अनुभव करने का तरीका, जो व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से काम करने के लिए बाध्यतामूलक उसमें एक भावना होती है, प्रेरणा होती है। बाध्यता का मतलब ये नहीं होता कि आदमी को महसूस होता है कि वो कोई गुलाम है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा उसको ये महसूस हो। बाध्यता का मतलब ये है कि व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार किया जाता है सामाजिक व्यक्ति के तौर पर कि वो फिर उसी रूप में काम करना लग जाता है, वो उसकी आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव पड़ जाता है। तो ये सामाजिक तथ्य यानी कि काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके के अंतर्गत आते हैं जो किसी भी निर्दिष्ट समाज में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। हमने सामाजिक तथ्यों के प्रकारों के आधार पर उसमें कुछ अंतर करने के नियमों की पिछले वीडियो में बात की थी। वहां मैंने अपनी बात को खत्म किया था, जिसमें व्यापकता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, घटनाक्रम के नियम के आधार पर और समाज के विकास का स्तर, ये प्रमुख बिंदु उसमें हमने लिए थे। जहां तक व्यापकता का सवाल है, जो भी सामान्य सामाजिक तत्व होगा वो समाज में अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा, अधिकांश लोगों द्वारा अपनाया जाएगा, वो उसको फॉलो करेंगे। उपयोगिता का मतलब यह है कि सामाजिक तथ्य यानी कि काम करने का तरीका कोई भी समाज में, सोचने का तरीका, अनुभव करने का तरीका समाज में होता है इसीलिए है जिसकी अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, तो उसका उपयोगिता का क्रम वो होता है। फिर घटनाक्रम का नियम, घटनाक्रम का नियम यह है कि पूर्व के समाजों में भी उस काम करने के तरीके को सामान्य के अंतर्गत लिया गया था या व्याधिकीय के अंतर्गत लिया गया था। अगर वो पूर्व में भी सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आता था तो वर्तमान समय में भी हम उसको सामान्य घटनाक्रम के अंतर्गत ही लेना उसको हमारे लिए ठीक रहेगा। कई ऐसे काम करने के तरीके होते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो उनको फिर उस आधार पर देखना चाहिए कि पूर्व में उसको क्या माना गया था, सामान्य में लिया गया था या व्याधिकी में लिया गया था। और चौथा है समाज के विकास का स्तर। ये बातें मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए मैं इसको वापस यहां पर रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वापस सुन सकते हैं, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अपने अंतिम बिंदु पर, जिसको हम कहते हैं समालोचना। मित्रों, समालोचना इसलिए क्योंकि आलोचना नहीं है। आलोचना का मतलब तो केवल निंदा करना हो गया। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी समालोचना यानी कि हम उसको तटस्थ रूप में देखते हुए विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न पक्षों को, उस थियरी की, उस सिद्धांत के, उसके आधार पर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसको समझने की हमारा, तो हम उसका एक एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए उसको हम समालोचना कहते हैं। पहला जो सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत जो दुर्खिम के जिन लोगों ने उसकी आलोचना की है, दुर्खिम के सिद्धांत की, सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की, जो उन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में अपनी पुस्तक में दिया था, उसका पहली जो आलोचना का आधार है वह है कि दुर्खिम ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है। जो लोग भी इस दुर्खिम के इस सिद्धांत से पूरी तरह से सहमत नहीं है या उनको जो कमी इसमें लग रही है, वो ये मानते हैं कि दुर्खिम ने समाज को महत्व दिया, वो अपने आप में ठीक है, लेकिन व्यक्ति को उन्होंने समाज के सामने बहुत ज़्यादा गौण कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, जबकि समाज का निर्माण आखिरकार होता किससे है। उनका ये कहना है कि व्यक्तियों से ही, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से ही निर्माण हो रहा है। तो जिस चीज़ की वजह से, जिस मूल वस्तु की वजह से, उसके संबंधों की वजह से जिस तत्व का निर्माण हो रहा है, वो तत्व
ऊपर कैसे हो गया और उसको बनाने वाले जो मूल है वो उसके नीचे कैसे हो गए। यहां पर इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना है वो इसी रूप में की जाती है कि दुर्खिम ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है। हालांकि ये आलोचना कई लोग अपने आप को बड़े सटीक मानते हुए शायद संभवतः यह कह भी दे कि साहब ये बहुत अच्छा है, बहुत सही आलोचना है कि व्यक्ति के बगैर समाज का कैसे मानव समाज की हम बात कर रहे हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं समाज शास्त्र में, तो बगैर व्यक्तियों के तो समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो फिर व्यक्ति को गौण क्यों और समाज को सर्वोपरि क्यों रखा गया है। आलोचना एक हद तक काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि बिल्कुल व्यक्ति को दबा दिया जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इसमें दुर्खिम का जो पहलू था, मैं जहां तक इसको समझ पाया हूं दुर्खिम की इस थ्योरी को, क्योंकि दुर्खिम को मैंने थिंकर्स के पेपर को बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूं, सोच रहा हूं, तो हर बार कुछ नया चिंतन, कुछ नया मंथन सामने आता है। यहां पर समाज को दुर्खिम व्यक्ति से ऊपर इसलिए बताते हैं या अधिक महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि भले ही मानव समाज का निर्माण मानव के सामाजिक संबंधों के माध्यम से होता है, उसके द्वारा होता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति से ऊपर ही होगा। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी वाटर जो हम पीते हैं, जिससे नहाते धोते हैं, पानी चारों तरफ है। मुझे तो खैर ज़्यादा साइंस की नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा विज्ञान मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें ये समझ में आता है कि पानी का जो निर्माण है वो, उसको जो फॉर्मूला जो केमिस्ट्री के अंतर्गत है वो H2O कहा जाता है। हाइड्रोजन के शायद 2 पहलू उसके तत्व और एक ऑक्सीजन का पहलू, इस H2O इस तरह से कुछ उसका होता होगा। हम केमिस्ट्री वालों से बेहतर तरीके से इसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे ये बात सभी जानते हैं, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों गैसों के निर्माण से पानी का निर्माण हुआ। अब हम पानी को श्रेष्ठ माने या हाइड्रोजन को श्रेष्ठ माने या ऑक्सीजन को श्रेष्ठ माने, या दोनों से मिलकर जो चीज बनी है उसको श्रेष्ठ माने, बस यही बात है। समाज का निर्माण व्यक्तियों के माध्यम से जरूर होता है, व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के माध्यम से जरूर होता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति से श्रेष्ठ है, जहां तक मैं समझता हूं। वैसे उसकी यह आलोचना जो है इस रूप में की जाती है। दूसरा है बाध्यता के आधार पर इसकी आलोचना की गई है कि सामाजिक तथ्य जो है उसमें सामाजिक तथ्य की परिभाषा में दिया हुआ है, ऐसा काम करने का तरीका है जो व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार से कार्य करने के लिए दबाव डालता है। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्पष्ट किया कि यहां पर दबाव डालने का, बाध्यता का मतलब यह नहीं है कि वो अपने आप को गुलाम महसूस करता है, क्योंकि जहां पर वो अपने आप को गुलाम महसूस करेगा वहां पर तो वो आत्महत्या का एक सिद्धांत हो जाएगा। इसलिए अतिशय सामाजिकता की जहां पर स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या करता है, जिसको हम घातक आत्महत्या कहते थे, दुर्खिम कह रहे थे, तो वो बात नहीं है। यहां पर बाध्यता का मतलब यहां पर जो लिया गया है उसका तात्पर्य, इसका मतलब यहां पर यह है कि वह व्यक्ति को मजबूर करता है स्वेच्छा से, और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से ही स्वच्छंद होता है, वह अपने हिसाब से काम करना चाहता है, और जब तक उसके ऊपर दबाव नहीं होगा तब तक वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ऊर्जा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन भी एक निश्चित नियम के आधार पर हो तो वह बहुत अच्छी होती है, फायदेमंद होती है, और यदि वह बेकाबू होकर ऊर्जा का अगर उत्सर्जन होता है तो फिर वह विनाशकारी होती है। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बाध्यता का मतलब यहां पर बहुत अधिक बाध्यता हो गई तब तो वो विकृति है, पर बाध्यता का मतलब यह है कि एक निश्चित नियमों के आधार पर ही उसको काम करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उसमें समान रूप से फायदा मिल सके और समाज का जो स्तर है, समाज की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। तीसरा, सामूहिक चेतना की अवधारणा के आधार पर भी आलोचना की गई है। दुर्खिम के हिसाब से सामाजिक तथ्यों का निर्माण सामूहिक चेतना के आधार पर होता है। लोग कहते हैं कि सामूहिक चेतना क्यों? सबसे पहले तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत चेतना में वो चीज आती है, फिर व्यक्तिगत चेतना के आधार पर धीरे धीरे वो एक सामूहिकता का स्वरूप लेती है। इसलिए सामूहिक चेतना की अवधारणा के आधार पर दुर्खिम की आलोचना की गई थी, इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी। बात अगर उस दृष्टिकोण से देखी जाए तो ठीक भी है, लेकिन जब तक वह एक व्यक्तिगत चेतना में आया हुआ विचार है
तब तक वो सामाजिक तथ्य नहीं है बल्कि व्यक्तिगत तथ्य है। और दुर्खिम ने तो सामाजिक तथ्य की बात की थी, व्यक्तिगत तथ्यों की तो बात ही नहीं करता दुर्खिम। मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे समझता हूं, मैं कैसे कार्य करता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम एक सामाजिक तौर पर रह रहे हैं, समाज के तौर पर रह रहे हैं, तो फिर हमें सबके साथ में चलना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो सामूहिक चेतना का निर्माण, क्योंकि वह एक व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है, हो सकता है एक साथ में एक ही प्रकार का विचार बहुत से लोगों के दिमाग में आया हो, यह बहुत हद तक संभव है। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रियाओं की हम बात करें, सोशल एक्शन की हम बात करें, तो उसमें भी लगभग ऐसी प्रकार की बात आती है कि एक ही बार में बहुत सारे लोग एक ही प्रकार से सोच सकते हैं। ऐसा संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो सामूहिक रूप से उसका निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वह सामूहिक चेतना में तब्दील नहीं होगी। और सामूहिक चेतना जो है वो व्यक्तिगत चेतना से सदैव श्रेष्ठ होती है, ऊपर होती है, परे होती है। इस चीज का यहां पर जिक्र हो रहा है। तीसरा है वस्तु के रूप में मानने के आधार पर आलोचना। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु की तरह माना जाना चाहिए ऐसी बात कही थी। अगर आप देखें तो सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम जो अभी मैं आपके सामने वापस लेके आया हूं, उसमें दूसरा बिंदु यही है कि पहला बिंदु यही है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में समझना चाहिए। अवलोकन के नियम यानी कि जब व्यक्ति कोई ऐसी जगह पर जाए जिसके समाज के बारे में उसको जानकारी नहीं हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हो, वहाँ पर यदि वो जाता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामाजिक तथ्य है और कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है। दुर्खिम कहते हैं कि उसको एक वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। अब वस्तु की जब दुर्खिम ने व्याख्या की तो उन्होंने 4 बातें प्रमुख कही थी, उसमें 2-3 बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सामाजिक तथ्यों को उन वस्तुओं की तरह समझा जाना चाहिए जो कि स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हो। वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु का मतलब होता है जो स्वयं मतलब अपने आप में प्रकट है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको हाथ लगाया जा सकता है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, वो वस्तु है। अपने आप में स्वतः स्पष्ट है, जो उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सामने पड़ी है, ये वस्तु है। लेकिन वो एक वस्तु विचार भी तो हो सकता है, वो एक अनुभव भी तो हो सकता है। तो इसलिए दुर्खिम ने बात कही थी कि वस्तुओं के रूप में, कहीं पर दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को ऐसी वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए जो स्वतः स्पष्ट है, जिसको खुली आंखों से देखा जा सकता है। कहीं पर दुर्खिम ने कहा सामाजिक तथ्यों को उन वस्तुओं की तरह माना जाना चाहिए जो कि स्वतः स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उसको अनुभव के आधार पर देखा जा सकता है। कहीं पर दुर्खिम कहते हैं उसकी कुछ बातों को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, कुछ बातों को अनुभव किया जा सकता है। और कहीं पर दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को उन वस्तुओं की तरह माना जाना चाहिए जो केवल और केवल अनुभव के आधार पर ही जानी जा सकती है। ये 4 बातें अलग अलग क्यों कही दुर्खिम ने? क्योंकि वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य यानी कि कार्य करने, जब भी मैं बात करूंगा सामाजिक तथ्य, आपके दिमाग में सीधी बात आनी चाहिए काम करने, सोचने और अनुभव करने का तरीका किसी भी समाज का, जो सर्वमान्य हो। अब वो जो काम करने का तरीका है, वो जो सोचने का तरीका है, वो जो अनुभव करने का तरीका है, वो जीवन के हर पहलू में आपको दिखाई देगा। खाने का अपना तरीका होगा, कपड़े पहनने का अपना तरीका होगा, व्यवहार करने का अपना तरीका होगा, सोचने का अपना तरीका होगा, अनुभव करने का अपना तरीका होगा। तो हर जगह हम कैसे कह सकते हैं वो स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए रक्षाबंधन की बात ये भी मैंने की थी। रक्षाबंधन में भाई बहन राखी बांधती है। राखी बांधना सामने दिखाई दे रहा है, तिलक लगाना सामने दिखाई दे रहा है, गिफ्ट देना सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उन दोनों के अंदर क्या भाव है वो दिखाई दे रहा है क्या? वो राखी किस भावना के आधार पर बांध रही है ये दिखाई दे रहा है क्या? उसका धार्मिक आधार क्या है ये दिखाई दे रहा है क्या? ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है, ये अनुभव के आधार पर जानी जा सकती है। तो वो भी एक सामाजिक तथ्य है। भारत में अगर हम परिवार की बात करें, 50 बार झगड़े होते हैं, बहुत सी बातें होती है, फिर सब इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर कई जगहों पर खून खराबी भी हो सकता है, रिश्ते बिल्कुल टूट सकते हैं, सब तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हमें सामाजिक तथ्यों की वस्तु के रूप में, मतलब दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्य सोचना अनुभव करने का तरीका है, समाज के साथ बदलता रहता है, तो इसलिए उसमें उन्होंने अलग अलग रूपों से उसको समझाने का प्रयास किया है। और अंतिम
जो आलोचना है वो है सामान्य तथा व्यापकीय तथ्यों के भेद के आधार पर, यानी कि मूल बात थी वो व्यापकता और उपयोगिता की बात थी, उपयोगिता विशेष तौर पर। तो उसी आधार पर कहा गया था, जो मैंने उस वक्त कहा भी था कि उपयोगिता का मतलब ये नहीं है कि मतलब हर चीज जो उपयोगी हो वो अच्छी हो, या हर चीज जो उपयोगी नहीं हो वो बुरी हो। अब जैसे मान लीजिए व्यक्ति बीमार होता है, उसके लिए अच्छा क्या है कि वो ढंग से दवाई ले, उसकी दवाइयाँ लगे, उसको इंजेक्शन वगैरह जो भी है वो लगाए। तो दवाइयाँ लेना कोई अच्छी बात तो है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वो है तो नहीं, उसकी लोगों को ठीक तो नहीं लगता वो, लेकिन उसकी उपयोगिता तो है। और मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है? नहीं है। इसी प्रकार से समाज में कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे वेश्यावृत्ति समाज की एक आवश्यक बुराई है, हमेशा से समाज में विद्यमान रही है, ये कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये एक आवश्यक बुराई है जो समाज में होती है। कम से कम हमें समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में तो इसको समझना चाहिए। तो इस रूप में सामान्य और व्यापकीय तथ्यों के आधार पर उसमें जो भेद किए थे, उसमें भी दुर्खिम का उसकी आलोचना हुई थी। कुल मिलाकर हम चाहे कितनी भी आलोचनाएं कर लें, कितनी भी बातें कर लें, दुर्खिम का मूल उद्देश्य था समाजशास्त्र को एक अलग अध्ययन पद्धति देना और उसकी एक अलग विषय वस्तु का निर्माण करना, जिससे कि समाजशास्त्र एक अलग विज्ञान के रूप में, पृथक विज्ञान के रूप में अपनी पहचान कायम कर सके। और इसमें दुर्खिम बहुत हद तक सफल हुए। कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में आज भी हम दुर्खिम को जानते हैं। कम से कम समाजशास्त्र के विद्यार्थी तो जानते ही हैं, जो ढंग से पढ़ते हैं, केवल पास होने के लिए नहीं, वास्तव में पढ़ते हैं। तो दुर्खिम का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, और विशेष तौर पर सामाजिक तथ्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दुर्खिम का, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन दिया है। तो यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक सामाजिक तथ्य का खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप मुझे पर्सनली भी अपने प्रश्न जो है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने बंद कर रखा है, केवल मेंटर ही डाल सकता है उसमें, आप मुझे अपने मैसेज भेज सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।